सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं रमेश बिरादर, GFGC चिड़गुप्पा, BSc थर्ड सेम के सभी छात्रों को इस नए साल के आगाज़ के साथ मैं आज दूसरी क्लास आंगन में एक वृक्ष के 7वां सत्र आज मैं बोलने जा रहा हूँ। तो आज के इस सत्र में हम आगे बढ़ने से पहले हमने देखा कि जो चंदन है वहाँ से निकल जाता है और उसे बीमारी लग जाती है, खून की उल्टियाँ हो रही है, उसकी सेहत बहुत ख़राब हो गई है, वो अस्पताल में भर्ती है। तो यह बात सुनकर पिताजी बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि उन्होंने मुझे नहीं बताया, सब लोगों ने मुझसे ये बात छुपाई। सोरेन जो बिसलापुर में उसका काम करने वाला है वो भी मुझसे उन्हें बताया नहीं कि चंदन भाई साहब बहुत बीमार हैं। तो ये बात गुस्से में आते हुए वे कहते हैं, माँ कहती है नहीं, ये अभी ये सब बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तुम जाके देख के आओ। वो कहकर वो पैसे भी देती है और वे दोनों का पीने को चले जाते हैं। कौन? हमारे मुंशी जी और चंदन भाई साहब के पिताजी। तो अगले सुबह वे निकल जाते हैं और मुरादाबाद के निकल जाने के बाद मुंशी जी माँ को कहते हैं कि चंदन भाई साहब का बीमारी बहुत ही खतरनाक है, वे बचेंगे या नहीं बचेंगे इसके बारे में भी उन्हें बहुत डॉक्टरों ने कहा है कि वे नहीं बचेंगे या उम्मीद बहुत कम है। और वे कहते हैं कि पिताजी को क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि चंदन भाई साहब ही उन्हें मना किया है। और यह सब कुछ बात सोरेन सिंह ने मुझे बताई है, यह माँ को मुंशी जी बताते हैं। तो सोरेन सिंह ने यह भी बताया कि जब वो बहुत ही बीमार तकलीफ़ में थे तब चंदन भाई साहब बाबूजी बाबूजी पिताजी पिताजी कहकर चिल्लाते थे और वे लल्लू को भी, यानी लल्लू लेखक जो चंदन के भाई हैं, लल्लू की भी वो बहुत याद करते हैं। और छोटे में तो लल्लू को उन्होंने बहुत ही प्यार किया है, ऐसे वो मुंशी जी बोलते हैं। तब माँ बोलती है छोटे में तो उसका प्राण ही बसे हुए हैं। बहुत देर बाद माँ बोली थी वो बात, और वहाँ बहुत ही कष्ट में है क्योंकि वह जाके अपने बेटे को देखना चाहती है और उसके साथ उसकी सेवा करना चाहती है अस्पताल में, फिर भी वो नहीं जा रही है। और वो बोलती है कि मैं जाना चाहिए था। तब मुंशी जी उन्हें कहता है कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, वहाँ तो बहुत लोग हैं देखने वाले। तब माँ कहती है नहीं, बहुत ज़रूरी था, चंदन बीमार है, वहाँ दुख में है, मैं यहाँ सुख में नहीं रह सकती, मेरे प्राण भी वहीं पर पड़े हुए हैं, यह बात वो कहती है। तब माँ कहती है कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, क्योंकि एक मेरे बच्चे को उस घर ने तबाह कर दिया, दूसरे बच्चे को मैं उसी तरह तबाह होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। कहकर वहाँ जो सामने ही अपना बेटे को, जो छोटा बेटा, उसके तरफ हाथ करते हुए वो बोलती है। और इसी के बीच लेखक को याद आता है कि अरे ये वो गाँव को क्यों नहीं, मुरादाबाद क्यों नहीं जाती है, क्योंकि भावना जी को और माँ को वहाँ पसंद नहीं है, तो इसलिए शायद माँ नहीं जाती है। यहाँ मैं सोचकर, यानी लेखक सोचकर माँ को कहते हैं कि नहीं माँ, तुम्हारा और भावना जी का दोस्त झगड़ा है, इसलिए तुम मुरादाबाद नहीं जा सकती ना। ऐसा कहने पर माँ कहती है नहीं,
भावना जी से मेरा कोई दोस्त झगड़ा नहीं है, उनका मेरा सोचने का तरीका अलग है, उनके ढंग अलग है, उनके सोचने के ढंग अलग है, मेरे विचार अलग हैं। इसलिए मैं उनसे लड़ना नहीं चाहती और मैं उनसे लड़ाई नहीं कर सकती, इसलिए मैं नहीं जा सकती। यहाँ बात बोलने के अंदर ही उनके घर में गांव के सभी लोग आके जमा हो जाते हैं। यानी गांव के जो इंदल, हम लोगों ने पहले बोला था ना, गांव के लोग ओम प्रकाश, इंदल, सगवा, छुट्टन, ये सभी लोग क्या हो जाते हैं, वहाँ आ जाते हैं। कहाँ पर? लेखक के घर में। जो माँ और मुंशी जी हैं वहाँ पर गांव के सभी लोग आ जाते हैं। तब आकर मुंशी जी को पूछने लगते हैं कि चंदन भाई साहब का तबीयत कैसा है। तब मुंशी जी कहते हैं कि कोई बात नहीं है, अगर से आप लोग चंदन भाई साहब को मिलना ही चाहते हैं तो मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ और मैं परसों जा रहा हूँ, तो चाहे तो आप सब लोग या आप कोई भी चाहते हैं तो आप हम मेरे साथ चल सकते हैं। और इस बात को लेकर वे बात करते हैं और उसी समय में जो लेखक चंदन भाई साहब का जो गन भेजा गया था, एयर गन, वहाँ लेके बहुत खुश थे। वे चंदन भाई साहब की बीमारी के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोच रहे थे, क्योंकि उनका पूरा मन बंदूक में समा हुआ था। पिताजी घर में नहीं थे और उन्हें किसी का डर नहीं था, तो उन्होंने गांव में जो वो एयर गन है, वो एयर गन लेके फिरने लगे और शिकार के लिए निकल गए। और उन्होंने, कौन, लेखक छोटे थे फिर भी वे रात को देर करके आने लगे। तब यहाँ देखते ही माँ को बहुत परेशानी हुई और माँ बड़बड़ाहट में कहने लगी, किसे, लेखक को, कि मैं देखती हूँ तू चंदन के कदमों पर कैसे चलता है। पैजामा पहनने का शूर नहीं है, यानी पैजामा पहनने का शुअर, शुअर मतलब ज्ञान, बहुत छोटा है इसका मतलब। पैजामा पहनने का शुअर नहीं है। और तू क्या कर रहा है, जब देखो तब शिकार शिकार कहते हुए उधर इधर फिर रहा है। बताए देती हूँ, अगर से आज के बाद तू घर से बाहर निकला तो तेरी बंदूक को तोड़ के नदी में डाल दूंगी। तो अगर से तू आज के बाद शिकार को गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ बात माँ कहती है तो लेखक जो छोटे हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है और वहाँ लगता है कि वहाँ उनके खुशी नहीं चाहते, लेखक की खुशी नहीं चाहते माँ, तो इसलिए वो जाके भाभी के सामने इसकी शिकायत करते हैं। माँ मुझे नहीं चाहती, वो मैं खुश रहना नहीं देख सकती। तब भाभी चौंक कर बोलती है, हाय राम, ये कैसी बात बोल रहे हो लाला, माँ तो माँ होती है, माँ तो कभी भी बेटे का भलाई सोचती है। तब फिर लेखक भाभी के सामने बोलता है, खाक भलाई सोचती है, कौन सी भलाई है, बंदूक को लेके जाने के लिए मना कर रही है। अगर से बंदूक में लेके नहीं गया तो रखे रखे जगह खराब हो जाएगा, तो खराब हो जाएगा तो मेरी क्या भलाई हो जाएगी उसके अंदर। और मैं आंगन में बैठे बैठे मैंने एक गजल की पंक्ति क्या सुना दी, माँ को बहुत गुस्सा आया। तो गजल की पंक्ति थी, कभी अपना वादा वफा कीजिएगा, मेरी जान कहाँ तक दगा दीजिएगा। तो यहाँ गाना सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि आज के बाद इस गाने को गाया तो देख, इसी बात कही, गाना तो सही है ना भाभी, संगीत तो सब लोग, संगीत को कोई बुरा कह सकता है क्या। यहाँ शिकायत भाभी के सामने लेखक भी करने लगते हैं। तो यहाँ और एक बात भी सोचने लगते हैं कि लाला, तुझे मैं चंदन के जैसे बनने नहीं दूंगा। तब भाभी बोलती है, सच बोल रहे हैं,
चंदन के जैसे बनोगे तो खराब हो जाएगा। तब फिर लेखक सोचते हैं कि चंदन इतना बुरा था, चंदन क्या बुरा आदमी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब फिर वो हाँ एक बात बोलते, मैंने और एक गाना गाया, तब मुझे माँ मारने के लिए दौड़ी। लगता नहीं है, वो गाना कौन सा था, खास तौर पर यहाँ गुनगुनाता हुआ फिरता था। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दायरे में, मगर यहाँ राह गलत कैसे हो सकती है। लगता नहीं है मेरा उजड़े दायरे में, मगर यहाँ राह गलत कैसे हो सकती है। यहाँ गाना मैंने सुना तो यहाँ गाना भाभी के सामने मैंने सुनवाया, यानी लेखक सुनवाते हैं। तब भाभी और टोक देती है और बोलती है तुम उन्हें कुछ समझो, पर वे तुम्हारे भले के लिए ही ऐसे कहती है। तो ये बात भाभी कह रही है कि माँ को तुम कुछ न कहो, माँ जो बोल रही है वो तुम्हारे लिए ही बोल रही है। तब फिर लेखक को गुस्सा आता है, फिर वही बात छिड़कर बोलते हैं और बोल के कहते हैं हाय राम। फिर वही बात, मतलब कि भाई साहब बहुत खराब आदमी है ना भाभी। कहने पर भाभी अपना हाथ अपने सिर पर रख कर कहती है हाय राम, ये क्या बोल रहा है तू? नहीं नहीं, यहाँ बात ये नहीं है, यहाँ बात है कि तेरे भाई जो है वो खराब आदमी नहीं है, वो अच्छे हैं, देवता पुरुष है। जैसे कि गंगा नदी के पास सारे गंदे नाले मिलते हैं, मगर गंगा कभी मैली नहीं हो सकती, यानी खुद गंदी नहीं होती। गंगा कभी खुद गंदी नहीं होती, जो बहुत सारे गंदे नाले आके उसमें मिल जाते हैं तब गंगा गंदी दिखने लगती है। वैसे ही तेरे भाई जो है वहाँ मांस मछली शिकार शराब सब कुछ करते हैं, मगर खुद खराब नहीं है। जिस तरह गंगा नदी खराब नहीं हो सकती, उसी तरह आदमी भी ऐसा ही है कि हजार खराबी के बावजूद वहाँ खराब नहीं है। और वहाँ बात भाई साहब को यानी लेखक को भाभी जी ने सुनाया, और सुनाने के बाद फिर क्या होता है कि उसी समय लेखक को याद आता है कि भाभी बहुत ही अच्छी है, भाभी तो सही कह रही है, मगर भाभी के मुंह से वहाँ तारीफ सुनकर वहाँ खुद अपना भी वहाँ विचार रखते हैं कि चंदन तो कुछ भी कहो, दुनिया कुछ भी कहे, चंदन बहुत अच्छा आदमी था। कई बुजुर्ग अपने घर में कहा करते थे कि चंदन इतना बिगड़ गया है कि वहाँ वापस नहीं आ सकता, मगर वहाँ नहीं जानते कि चंदन बहुत अच्छे थे। मुझे पता है चंदन को मैं इस दूसरी शक्ल में उसे नहीं देखना चाहता, यानी अपने भाई साहब को वो दूसरे जो गांव के लोग बोलते हैं या उन्हें नहीं चाहने वाले या बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि चंदन बिगड़ गया है, ये बात वो नहीं मानते हैं। और तब क्या हो जाता है कि भाभी जी उन्हें बहुत अच्छे से समझाना चाहती है कि तेरी माँ जो है यानी अम्मा जो है तुझे रोक रही है या तेरे ऊपर थोप रही है कुछ भी, तो तुझे कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है, यानी अपने जो विचार है वो तुझ पर थोप रही है, उस तरह से लग रहा है ना। तो ये किस तरह का व्यवहार है? भावना जी के जो विचार थे, जब भावना जी का व्यवहार है उस तरह से माँ भावना जी की तरह व्यवहार कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि भावना जी के साथ रहते रहते कुछ गुण भावना जी के इनके तेरे माँ में आ गई है। इसी तरह माँ भी नहीं चाहती कि तुम भाई साहब के नक्शे कदम में चलता या उनके जैसा सोचता, उनके जैसा रहता तो तू भी भाई साहब के जैसा हो ना जाए। यहाँ सोच कर माँ तुझे गाली दे रही है
तू माँ को बुरा मत कहकर भाभी लेखक को समझाती है। और इसके बाद क्या होता है कि उस दिन की एक दिन की बात है, वो लेखक फिर याद करने लगते हैं कि एक दिन क्या हुआ था कि यह बात हो गई। फिर वो भाभी और लेखक अपने अपने घर यानी अपने अपने जगह चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन या एक दो दिन बाद एक घटना घटती है कि लेखक के घर को तहसीलदार साहब आ जाते हैं। आकर तहसीलदार साहब आए हुए थे, पिताजी के वो घनिष्ठ मित्र थे। वे तहसीलदार साहब को लेखक भी पहचानते हैं और उन्होंने उन्हें नमस्कार किया। उसके बदले में लेखक तहसीलदार साहब ने भी उन्हें नमस्कार किया। यानी बड़े लोग थे, तहसीलदार उनके घर में आते थे, घर को आते थे, तो जमींदार थे ये लोग। तो वहाँ पर क्या हुआ, नमस्कार करते हैं। फिर उसके बाद होता ये है कि वे उनके बारे में, भाई साहब के बारे में पूछताछ करते हुए माँ के पास बैठे हुए होते हैं। और मैं जो लेखक है उसी समय सब घर में चंदन की बीमारी के बारे में ही बातचीत चल रही थी। तब ये एयर गन लेके वहाँ उनके सामने जाते हैं, नमस्कार करते हैं। तभी तहसीलदार साहब उन्हें अपने तरफ खींच लेते हैं। क्या चल रहा है बेटा कहते हुए खींचते हैं और उनके हाथ से वो जो एयर गन है लेखक के हाथ से वहाँ अपने हाथ में लेते हैं। और वहाँ अपने हाथ में लेकर चुपके से, यानी एक तरह से उन्हें मन बहलाने के लिए वहाँ पर वे एक तरफ निशाना लगाते हैं। लगा के वे मजाक में ट्रिगर दबा देते हैं। ट्रिगर दबाते ही उसके अंदर गोली होती है। वहीं पर जो इसमें वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदूक चला देते हैं और वहाँ पर बैठा हुआ छोटा सा चिड़िया चूं चूं करते हुए वहीं पर पानी पी रही थी उनके ही घर में। तो वहाँ पानी पीती हुई चिड़िया सट से आवाज़ आती है, यानी पानी पीती हुई चिड़िया के तरफ देख के वो मजाक में गोली चला देते हैं। तो वहाँ एक छोटी सी आवाज़ आती है, सट बोल के आवाज़ आ जाती है। तो देखते हैं कि एक ही सेकंड में वहीं पर चिड़िया जो पानी पी रही थी वहाँ बैठकर, जो हुंडी होता है हुंडी के ऊपर बैठ के वो पानी पी रही थी। तो तहसीलदार साहब ने गोली चलाई तो एक क्षण में ही जाके उसे एग्जैक्ट यानी निशाना हूबहू बहुत सटीक निशाना लग जाता है। और उसी क्षण वो चिड़िया जो पानी पी रही थी वो उसी डब्बे में या वो उसी गमले में वो गिर जाती है और उसका मुंह बाहर निकलता है और वो मर जाता है। तब यहाँ देख के तहसीलदार के हाथ पैर कांपने लगते हैं और बोलते हैं कि अरे मैं तो इसके अंदर गोली है, मैंने सुना ही नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था, और ये एयर गन से चिड़िया मरती है इसके बारे में मुझे पता नहीं था। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि क्या करें। तब जो तहसीलदार साहब थे वहाँ बोलने लगे और उनके अंदर यह बात भी चलने लगी कि यह मैंने क्या कर दिया, मेरे अंदर वो जो चिड़िया मर गया, उस चिड़िया मरने के लिए मरा है तो उसके लिए मुझे दंड जरूर मिलेगा। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है अनजाने में। यहाँ वो तहसीलदार साहब, उनका नाम महावीर प्रसाद जैन कुछ था, महावीर प्रसाद जैन जी को अपने आप को बोलने लगते हैं। तो वहाँ यह बात सुनकर वे ऐसे कहने पर लेखक उनकी मन बहलाने के लिए कहते हैं कि
वाह, आपका निशाना तो बहुत अच्छा था, मगर ये कांपने लगते हैं। नहीं, निशाना तो ठीक बात है, मगर मैं उसे नहीं मारना चाहता था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार बंदूक पकड़ी है। मैं आज तक एक चिड़िया नहीं, एक किसी को भी नहीं मारा, मगर ये मेरे हाथ से बहुत बड़ा जुर्म हो गया यहाँ बोलने पर। जो तहसीलदार साहब की जो ये आवाज़ सुनकर माँ थोड़ी सी हिल उठती है, वहीं पर बैठी हुई माँ कहती है कि आपको क्या दोष लगेगा, आपकी क्या गलती है, आपका तो कोई दोष नहीं है। आपने उससे मारना नहीं चाहा था, आपने तो इसका दिल मन रखने के लिए बंदूक चलाई थी, अरे बच्चे के मन रखने के लिए बंदूक चलाई थी। आपको क्या मालूम था कि इस बंदूक से चिड़िया भी मर सकती है। यहाँ तो सब अनजाने में हो गया। देखो, यह जो घटना है, इस घटना को उन्होंने चंदन के साथ भी जोड़ना चाह रहे हैं। इस बात को, एक एक बात को आप समझिए कि आपकी कोई गलती नहीं है। आपने नहीं चाहा कि वो मरे, या आपने तो दिल रखने के लिए गोली चलाई है। मेरे बेटे की दिल रखने के लिए चुप मजाक में आपने गोली चलाई है। आपको मालूम ही नहीं था कि इससे चिड़िया मरेगी। यहाँ तो सब अनजाने में हो गया है। अनजाने में किए हुए अपराध कभी पाप नहीं लगा, उससे अपराध से पाप नहीं होता। शायद उसका वक्त आ गया था, फिर होने को कौन टाल सकता है। शायद उसका वक्त आ गया था, होने को कौन टाल सकता है। यहाँ बात देखिए, चिड़िया का जो इस घटना को उन्होंने अपने बेटे पर लिया है। चिड़िया मरेगी मालूम नहीं था, तुमने तो अनजाने में ही यहाँ गलती कर दिया है, तो तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। चिड़िया का मरने का समय आ गया था, इसलिए वो मर गया, होनी को कौन डाल सकता। यहाँ वाक्य लेखक कई बार कहीं बहुत जगह पर वे कल्याण चाचा जो गांव के लोग हैं, वे सब भी कभी भी यही बात कह रहे थे कि होनी को कौन टाल सकता है, ये क्या हो गया। मगर लेखक को ये समझ में नहीं आ रहा था, छोटे थे तो वे जब छोटे थे तब भी वहाँ पर इधर उधर देखते हैं तो सब जगह पर लोग जमा हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो यहाँ पर झाड़ के नीचे भी सभी लोग गंभीरता से देखकर टिप्पणी कर रहे थे कि होनी को कौन टाल सकता है, ये क्या हो गया। इतने में मुरादाबाद से आए कल्याण चाचा वहाँ पर जमा हुए लोगों के सामने बोल रहे थे कि हाँ भाई, होनी को कौन टाल सकता है। जिसकी कमी नहीं थी, यानी किस चीज़ की चंदन को कमी थी, ये बात उनके साथ कह रहे हैं। लेखक को इतना ही सुनाई दे रहा है, किस चीज़ की कमी थी। बम्बई से डॉक्टर हवाई जहाज़ से आ रहे हैं, बम्बई से दिल्ली तक कई कारें खड़ी थी कि उनके इलाज के लिए। तो ये सब कुछ बातें उन्हें सुनाई दी, तो उन्हें लेखक को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो थोड़ा गड़बड़ में थे। कौन? लेखक। वहाँ से वो निकल जाते हैं और मंडली वाली भाभी के बारे में वो सोचने लगते हैं कि अभी मैं ये पत्र लेके जाके दूँ या ना दूँ। यहाँ पर वो 2-3 दिन पहले ही भाई साहब को एक रजिस्टर पत्र उन्हें मिल जाता है और डाकिया कहता है कि वहाँ भाई साहब ने लिखा है कि इसे तुम्हारे ही हाथ में दिया जाए, ना कि मांगो। तो यह पत्र लेकर भाई साहब यानी लेखक के पास यहाँ पत्र पहुँच जाता है और पत्र को निकाल कर वो पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि पत्र थोड़ा आधा उन्होंने लिखा है, थोड़ा दूसरे ने लिखा है। तो उस पत्र में एयरगन के बारे में भी लिखा हुआ है कि उसे कैसे उपयोग किया जाए, उसकी क्या क्या खामियां हैं और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और उसे कैसे बचे जाए, ऐसे सब कुछ वहाँ पर लिखते हैं। और एक और दूसरा पत्र भी उसी पत्र के साथ रहता है और उसके साथ 500 रुपये 100 के 5 नोट भी रहते हैं और उसमें लिखा जाता है कि इसे मंडली वाली भाभी को
खुद तू ही जाकर उनके हाथ में दे देना। यहाँ बात वहाँ लिखी हुई रहती है। तो यहाँ अच्छी पढ़ाई के बारे में भी लिखा जाता है, तो अच्छा पढ़ना और तो फर्स्ट आना, फर्स्ट आए तो तुझे और अलग अलग नए नए खिलौने तुम्हें मिलेंगे। यहाँ सब कुछ बात उस पत्र में लिखा होता है। तो यहाँ बात सब पढ़कर लेखक जो पत्र है वो पत्र देने के लिए वे मंडली वाली भाभी के घर के पास जाते हैं। तब उनके आसपास में बहुत लोगों की जमावड़ा रहता है। तो उनके घर में रिश्तेदार आए थे, सगे आए थे, तो वो कभी भी मंडली वाली भाभी उनके साथ ही रहती है। तो वहाँ उन्हें उस पत्र को देने का समय ही नहीं मिलता और आखिर में एक बार 2 दिन बाद वो जाके वहाँ मंडली वाली भाभी के हाथ में वहाँ पत्र देना चाहते हैं। और वहाँ मैं 2 दिन से तुम्हें खोज रहा हूँ। यहाँ माँ मंडली वाली भाभी के सामने लेखक जब कहने लगते हैं तब माँ भाभी उनके मुंह से दबी हुई चीख निकलती है और उन्होंने लपक कर किसे लेखक को अपने कलेजे से लगाती है। तब लेखक एक तरफ से वो घबरा जाते हैं कि भाभी ऐसा क्यों कर रही है। अभी लेखक बहुत ही असमंजस में है, सभी लोग इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं, होनी को कौन टाल सकता है, ये वो बातें जो कर रहे हैं ये क्यों ऐसा बात हो रहा है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। और वे उनको अपने गले लगाकर रोने लगी। तब उसी समय वहाँ अपनी होंठ भींज रही थी, सिकुड़ कर रो रही थी। तब लेखक अपनी चिट्ठी उठाकर और वो रुपये उनके सामने देते हैं। तब भाभी और ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है नहीं नहीं अभी नहीं, बोलकर वो कहती है और कोठरी में जाके फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो यह बात सब कुछ सुनकर वो अपना चिट्ठी और पैसे अपने पास ही रख के अपनी जेब में रखते हैं और चुपचाप घर की तरफ वापस निकलते हैं। मगर घर पहुंचने के बाद उन्हें समझ में आया कि यहाँ क्या हो रहा है। तो घर का वातावरण के बारे में वो कहते हैं कि माँ भीतरी कमरे में पड़ी हुई सुबह कर रो रही है। रघुआ नाई आंगन में बड़ी दरी बिछा दिया है। घर खानदान पास अड़ोस के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। सभी लोग आंखों में आंसू लिए आ रहे हैं और मिलकर रो रहे हैं। और सिर्फ भीड़ को देखकर लेखक बोलते हैं, उनके दिल में बोलते हैं, एक बड़ा सा उन्हें लगता है कि एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग जैसे जमा हुए हैं वैसे ही वहाँ पर सभी लोग जमा हुए हैं, ऐसे वो सोचने लगते हैं। तो ये सब कुछ देखकर लेखक को समझ में आ जाता है कि चंदन भाई साहब अपना प्राण त्याग चुके हैं, मर गए हैं भाई साहब। मगर लेखक को इसके बारे में विश्वास नहीं हो रहा था और लेखक बार बार दरवाजे में खड़े हो जाते थे और उन्हें लगता था कि दरवाजे के सामने ही चंदन भाई साहब खड़े हैं और उनके आंखों के सामने बात आ रही है कि उस दिन जाते वक्त जो वापस लौट आए थे और बोला था कि मैंने तुम्हारे लिए धोतियाँ लाया हूँ और इसलिए मुरादाबाद से चलते हुए कुछ सस्ती धोतियाँ लाया हूँ। और फिर मेरे सिर पर चपत लगाकर पूछते तुमने बिजली से कुछ कहा तो नहीं। यह बात उन्हें याद आने लगी और वे सोचने लगे यहाँ उनके आंखों के सामने चल रहा था, लेखक के आंखों के सामने, और वो मानने को तैयार नहीं थे कि चंदन मर गए हैं। और वे कहते थे कि कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये मर जाए और मेरी आंखों में आंसू ना आए। यहाँ बात भी वहाँ सोच रहे थे कि मेरा भाई मर गया है, मुझे पता होते हुए भी मेरे आंखों में आंसू नहीं आ रहे। ये सारी औरतें मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती हैं चंदन भाई को,
फिर मेरे आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहे? यह बात लेखक सोच रहे हैं और दिलो दिल में वो बोल रहे थे कि मैं रोना चाह रहा था मगर मुझे रो नहीं पा रहा था। एक अजीब सी गनुंदगी थी, नशा थी, ठहराव था। मैं बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन यूं ही सोचते सोचते एक मोड़े पर गिर गया था और किसी ने उठाकर पलंग के ऊपर लिटा दिया था। यह बात सोचते हुए वहाँ नीचे गिर जाते हैं और उन्हें उठा के रख देते हैं। तो यहाँ नीचे गिर गए थे और उठ के देखते हैं तो रात हो गई थी। पिताजी मुंशी जी भी आ गए थे। पूरब के आंगन में एक बैठक बैठी थी। पिताजी उसी समय पर तकिया लगाए हुए एक पलंग पर लेटे थे और उनकी नज़रें छत की कड़ियों पर अटकी थी और उनका चेहरा बुझा हुआ था। कमरे में 20 लोग आ रहे थे और जा रहे थे और उनके साथ वहाँ 20 लोग बैठे हुए भी थे। मुंशी जी उन 20 लोगों को बोल रहे थे कि अल्लाह का फजल से सब कुछ ठीक हो गया था। समुद्र के किनारे ले जाने वाले थे, यानी उन्हें सब थोड़ा आराम हो गया था। वो समुद्र के किनारे हम जाने ही वाले थे, पूरी तैयारियां हो गई थी और चौधरी साहब ने 400 रुपये महीने पर पूरी एक बंगला तय कर लिया था। बाबूजी मुझे भी साथ ले जाने को कह रहे थे मगर किस्मत को कुछ भी मंजूर नहीं था। ये मुंशी जी जो लोग आए थे उनके सामने वे कह रहे हैं, यानी पहले थोड़ा सा आराम हो गया था चंदन को। फिर हम लोगों ने सोचा था कि कई दूसरे जो समुद्र के शहर किनारे बसे हुए शहर में जाएंगे, जैसे कि गोवा पर्यटन स्थल, तो जाके वहीं पर बंगला ले लेंगे और वहीं पर रहेंगे। ऐसा सोचे थे मगर ये नहीं हो सका। या मुंशी जी सभी लोगों के सामने कह रहे हैं। अब यहाँ पिताजी से बातचीत करते हुए वहाँ बोल रहे थे कि बीसलपुर का वहाँ सोरेन जो उनके देखभाल के लिए गया था, वहाँ क्या करता है कि उन्हें चंदन को ठीक होने के बाद चौथे दिन को चंदन के कहने पर वहाँ एक शराब की बोतल लेकर आके देता है। तो उससे पहले वो ठीक हो रहे थे, उसी दिन उन्होंने शराब की बोतल को कमबख्त सोरेन ला के देता है। तब बोतल देसी लाकर देने के बाद वहाँ फुल उसको पी जाते हैं, तो उसके बाद ही चंदन की खून की उल्टियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तब वहाँ यह बात सुनकर पिताजी और मुंशी जी सभी लोग बुरा मानते हैं। सोरेन को हमने क्यों भेजा था, उन्हें क्यों बुलवाया गया था, उसी ने चंदन को मार डाला। यह बात वो बोलते हैं, मार डाला साले को, यहाँ किसी को तड़क कर कहते हैं। और मुंशी जी लंबी सांस खींचकर मार डाला साले को कहते हैं। कुछ कहने पर मुंशी जी लंबी सांस खींचकर बोलते हैं कि कौन किसे मारता है भाई, कौन किसे मारता है? बाबूजी आप तो कितनी बुलंद शख्सियत थी, आखिर वक्त तक यही कहते रहे कि पिताजी सोरेन को कुछ मत कहिए। हाँ, यहाँ बोलते हैं कौन मारता है? तो मुंशी जी कहते हैं कि सोरेन के बारे में चंदन जो है वो चंदन आखिरी वक्त तक कहता रहा कि सोरेन की कोई गलती नहीं, उसे कुछ भी मत कीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे मजबूर किया था, बोतल मंगवाई थी। और एक बार खून का सा घूंट पीकर चौधरी साहब मौत से लड़ने लगे थे, यानी वो बताते हैं कि वो बहुत लाचार हो गया था चंदन शराब के लिए, तो वहाँ उसी ने मंगवाया था। तो वहाँ मौत से लड़ते लड़ते अपना जान गंवा बैठे हैं मुंशी जी बोलते हैं। और रुलाई उनके मुंह से भी निकल के आती है जो शराब उन्होंने पिया तभी फांसा पलट गया है। हाँ बात मुंशी जी सभी आए हुए लोगों को बोलते हैं। तब पिताजी एक लंबी सांस छोड़कर करवट बदलते हुए बोलते हैं, छोड़ो मियाँ, किस किस को याद कीजिए,
किस किस की रोइएगा, आराम बड़ी चीज़, मुंह ढक के सोइए। कहते कहते वो आवाज़ काम उठती है। फिर सिर से पाँव तक उन्होंने चादर तान ली थी और वहीं पर वो रुक कर खुसक कर वहाँ अंदर ही अंदर चटपटाते हुए वहाँ भी पड़े रोते। कौन? पिताजी। उस रात जिस रात चंदन भाई साहब का यहाँ संदेशा आया था कि वे मर गए, तो वो कोई भी नहीं सोया था। माँ भी वहाँ से उठकर पिताजी के पास आ गई थी और उस दिन मुझे रात के समय मुझे डर नहीं लग रहा था। वे माँ और पिताजी दोनों चुपचाप वहीं पर पड़े हुए थे। कभी कभी माँ कुछ बोलती, कभी कभी पिताजी कुछ बोलते। बहुत देर तक ये चलते रहा और इन दोनों की बातचीत चलते रही और माँ बोलने लगी कि सोरम सिंह को कोसने लगी कि उस हत्यारे ने लड़के की जान ले ली। जाने किस समय उस दुश्मन की निभाई है कुत्ते ने, यानी मेरे बच्चे को मार डाला। उसने शराब ला के दिया, नहीं तो मेरा बच्चा नहीं मरता। उसने कितने कब की दुश्मनी हम लोगों से ली है, ये सोरेन क्यों ला के दिया है, दुश्मनी निभाई है हमारे से। यहाँ बात वो बोलती और बोलती है कि वो दोस्त था, फिर भी उसने उससे शराब ला के। अब पिताजी बोलते हैं उसे दोष देना फिजूल है, उसका वक्त आ गया था और शायद ईश्वर को यही मंजूर था, होनी को कौन टाल सकता। तो यहाँ बात पिताजी कहते हैं और इसके ये बात सुनकर लेखक भी सो जाते हैं। मगर उसी रात एक विचित्र सपना लेखक के मन में आता है कि यहाँ जो विचित्र सपना है वही इस आंगन में एक वृक्ष का सपना उन्हें दिखाई देने लगता है। यहाँ एक विचित्र स्वप्न लेखक को सुनाई देता है, दिखाई देता है कि आंगन में एक चंदन का एक वृक्ष उग गया है। देखो ये स्वप्न को आप अच्छी से सुनो। तो यहाँ स्वप्न क्या है, आंगन में एक चंदन का पेड़ आप सभी लोगों को पता होगा, चंदन गंधद गिड़ा। तो चंदन का पेड़ वृक्ष आ गया है। माँ पिताजी को वहाँ पेड़ दिखलाती हुई, यानी माँ पिताजी को वहाँ पेड़ दिखलाती हुई खुश होकर उसे सूंघ रही है। आहा, कितना अच्छा पेड़ हमारे आंगन में उग के आया है, आहा इसका सुगंध कितना अच्छा है, यहाँ कहते हुए वो सूंघ रही है। हरी हरी पत्तियों का सघन झाड़ी वाला यहाँ छोटा सा वृक्ष हम सबको आकर्षण का केंद्र बन गया है। मगर दूसरे ही क्षण दृश्य बदल जाता है। वहाँ पेड़ सहसा सूखने लगता है हमारे सामने। ये उनके किसमें आया था, स्वप्न में आ रहा है। किनको? लेखक के स्वप्न में आ रहा है कि उसी दिन रात को उनको स्वप्न गिर रहा है कि आंगन में एक चंदन का वृक्ष है। उस आंगन के उस वृक्ष को देखकर माँ और सभी लोग बहुत खुश हो रहे हैं और उस पत्तों को सूंघ रहे हैं। दूसरे ही क्षण वहाँ जो पेड़ है, वहाँ पेड़ दूसरे क्षण में वहाँ सूखने लगता है, सूख जाता है। तो सूखने लगता है तो उस दृश्य को देखकर माँ की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। पिताजी मूंछे सिकुड़कर ऊपर नीचे होने लगते हैं और कुछ पल सोचकर वे कहते हैं घबराओ मत। यहाँ कभी कभी ऐसा होता है, चंदन के पेड़ को सांप जब सूंघ जाते हैं या सांप विष लगा देते हैं तो ऐसे ही हो जाता है। घबराओ मत, इस बात को आप समझिए। यहाँ पूरे उपन्यास का सार ये 2-3 घटनाओं में वहाँ लेखक कहना चाहते हैं। पहले वो बंदूक से जो तहसीलदार मारता है तब चिड़िया मरती है, वहाँ पर भी चंदन की ही बात आती है। यहाँ पर जो चंदन का पेड़ है उसे सांप सूंघ गए, यानी इस समाज की जो क्रूरता है या इस गंदे आदतें हैं उसे चंदन को छू गए हैं। तो इसके बाद इसके ही जैसे
लेखक को सपना गिर रहा है। तो पिताजी ने कहा कि चंदन पेड़ कभी कभी ऐसे सूख जाते हैं, कोई बात नहीं, सांप का विष उसे लग गया होगा, इसे थोड़े से पानी डालेंगे या उसे पानी पिलाएंगे तो पेड़ अपने आप अच्छा हो जाएगा। यहाँ कहते हुए पानी लाने को वहाँ पिताजी जाते हैं। दूसरे तीसरे ही दृश्य में जब पेड़ की जड़ में पानी भरा है और पिताजी पानी रोकने के लिए खुरपी से डौल बना रहे हैं, सहसा वृक्ष के तने से बहुत दूर मिट्टी उठने के लिए वे जमीन खुरपी से मारते हैं और पौधे को पानी ठहरने के लिए खुरपी से जब मारते हैं तो पौधा गलती से पौधे को वहाँ लगकर, यानी उस पौधे को खुरपी लगकर वहाँ कटकर ज़मीन पर आके गिर जाता है। तब माँ दूसरे क्षण वहाँ पिताजी को कहती है, हाय तुमने ये क्या किया, तुमने पानी की जगह पौधे को शराब दे दिया। क्या हो जाता है कि वहाँ जब खुरपी मारते हैं और उसे पानी पिलाते हैं, पानी डालते हैं, तब वहाँ फट बोल के वहाँ से वो कट के नीचे गिर जाता है। तब माँ कहती है, तुमने ये क्या किया, पौधे को पानी पिलाने की जगह पे तुमने शराब पिला दिया। ओह, पिताजी भी माथा पकड़ कर बैठ जाते हैं और दुखी मन से कहते हैं, मुझे क्या पता था कि भोना जी ने इस घड़े में पानी की जगह शराब रखी है। देखिए, ये बात पूरा उपन्यास का सार है। पिताजी भी अपने सर पर हाथ रख के कहते हैं कि घड़ा लाके मैं पानी डाल रहा था, मगर घड़े में भोना जी ने क्या किया है, पानी की जगह शराब रख दिया है। फिर माँ तत्काल पिताजी को दिलासा देने लगती है, खैर अनजाने में किए गए गलती अपराध पाप नहीं लगता, शायद इसकी उम्र इतनी ही थी, उस चंदन के पेड़ की उम्र इतनी ही थी, तुमने इसे कोई जानबूझकर थोड़ा ही काटा है। मगर पिताजी फूट फूट कर रोने लगते हैं। यहाँ सपना लेखक को गिरता है और उनका आँख खुलता है तो देखते हैं कि सुबह फैल रही है, पिताजी का हुक्का भरा हुआ है, माँ खाट पर फूट फूट कर रो रही है। यहाँ सब कुछ दृश्य हो जाता है और उस दिन जो बात हुई, चंदन भाई साहब की देहांत हो गई थी, इस दिन की घटना को वहाँ याद करते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद, यानी चंदन भाई साहब तो इस दुनिया से निकल गए, चंदन भाई साहब मर गए। लेखक मानने को तैयार नहीं थे। कुछ दिन बीत गया था। वहाँ जो दिन बीत रहे थे वो एकांत के दिन थे। वे चंदन के लिए, लेखक के लिए वहाँ कुछ सब घर में सब लोग होते हुए, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था। माँ भी खोई रहती थी, पिताजी भी न जाने कि कौन से सोच में रहते थे। ना खाने का वक्त था, ना खाने खाते थे, ना वक्त पे सोते थे, ना वक्त पे खाट पर लेट जाते थे। मगर लेखक का देखभाल तो होने लगती थी और मगर फिर भी लेखक के दिमाग में बहुत भयंकर अकेलापन छाया हुआ था और थोड़े समय बीतने लगा और भाई साहब मर गए। यह बात उन्हें भी समझ में आने लगी और ये बात भी समझ में आने लगी कि मेरा भाई कभी नहीं आएगा और मेरा जो भाई है वो मेरे बेनाम सा अंधेरा सा मेरे मन में वहाँ समा गया है, वहाँ से मैं निकल नहीं सकता और सारे संबंध भाई के साथ टूट गए हैं। जो मेरा भाई है वो मेरे अंदर ही समा गया है और उसकी मौत मेरे भीतर ही हो गई है, ऐसे उन्हें लग रहा था। उस नितांत एकांतपन में, अकेलेपन में माँ को याद आया कि उनका और एक बेटा भी है। तब माँ ने कहा 2-3 दिन 4 दिन बाद माँ ने
अपने लेखक बेटे को, छोटे बेटे को कहा तो बेटे आजा और नहा ले, कपड़े बदल ले, बहुत दिन हुए वही कपड़े हैं तेरे ऊपर। तो तब माँ के बोलने पर लेखक जब कपड़े बदलने के लिए जेब में हाथ डालते हैं तो उनका जेब को हाथ लगाते हैं उनके, तब कमीज़ पर वो जो थोड़ी सी खुली हुई है और उसमें उस दिन जब वो भाग के आए थे भाभी की चिट्ठी देते वक्त, वो चिट्ठी वहाँ पर उनके हाथ में मिल जाती है और दोनों उसके अंदर खत भी रहता है। तो वहाँ देखकर वो बोलते हैं, सोचने लगते हैं कि रुपये मैं माँ को लौटा दूँगा और चिट्ठी अपने पास रखूँगा। यहाँ वो लेखक सोचते हैं और वहाँ सोचने लगते हैं कि मैं इस चिट्ठी को पढूं या मैं उसे देखूं। तब वे कमरा बंद कर देते हैं और कागज़ को खोलकर जो भाई साहब ने लिखा था उस पत्र को वे पढ़ने लगते हैं। तो उस पत्र को मैं चंदन का जो पत्र था, गुलाबी भाभी, मंडली वाली भाभी, दोनों उसी को बोलते हैं। गुलाबी भाभी और मंडली वाली भाभी के लिए उन्होंने जो पत्र लिखा था उसे वे पढ़ते हैं कि प्यारी गुलाबी भाभी, तुम्हारा खत कल ही मुझे मिला, तुम्हारे रुपये पहले ही मिल गए थे, 5 नोट थे ना, 5 ही लौटा रहा हूँ, अगर ना रखे तो देखना, मेरे मरे का मुंह भी नहीं देख पाओगे। यानी वापस नहीं लिया, तुमने 5 नोट नहीं देखा, नहीं लिया तो मैं मेरा मरा हुआ मुंह भी तुम नहीं देख पाओगे। मेरी बीमारी से तुम दुखी हो, यहाँ बड़ी अच्छी बात है, पर कहीं चंदन पर भी विष व्याप्ता सुना है? वहाँ जो पत्र है वहाँ बोलते हैं, मेरी बीमारी से तुम दुखी हो, यहाँ बहुत अच्छी बात है, पर कहीं चंदन पर भी विष व्याप्ता सुना है तुमने? हाँ, व्याप्ता है। तुम इस वहम को तबीयत से निकाल दो कि शराब मुझे पी रही है, मैं मरूंगा तो शराब में नहीं, मोहब्बत के समुंदर में डूब कर मरूंगा। यहाँ बात वो भाभी को लिखता है, कौन? चंदन। और उस पत्र को पढ़ने के बाद साथ अपनी उम्र से बड़ा होने का एहसास लेखक को हो जाता है। यानी ये पत्र जो है बड़े लोग पढ़ने के हैं, मगर फिर भी लेखक ने उस पत्र को पढ़ लिया और उन्हें बहुत बड़ा होने का एहसास भी हो जाता है। और वो कहते हैं कि उस दिन मुझे किसी की मार्गदर्शन का आवश्यकता मुझे नहीं पड़ी और मैं अपना पुराना निश्चय खुद बदल दिया और एक दृढ़ और सदे हुए कदमों से भाभी के पास मैंने जाकर कहा कि भाई साहब का वहाँ खत, 100 रुपये के वे नोट, 5 नोट उनके सामने फेंक दिए और वे कहे कि मुझे ऐसा लगा कि मानो एक ऋण से अरुण होकर मैं आ गया हूँ। आज उस भावुक अभद्रता पर थोड़ी ग्लानि भी होती है, क्योंकि भाभी ने मेरी ओर इस प्रकार देखा था कि जैसे नहीं कोई और मेरा लिबास पहनकर उनके सामने आ खड़ा हुआ हो। फिर भी रुपए उन्होंने सहेज कर रख लिए। भाई साहब के पत्र की एक एक पंक्ति आज भी मेरे दिल में और दिमाग के नक्श पर है। आज भी मैं सोचता हूँ कि चंदन पर शाम का जहर भी असर नहीं करता, फिर शराब कैसे उनकी मृत्यु के कारण बन गई? नहीं, यह गलत है। वे शराब नहीं, मोहब्बत का जहर पीकर मरे हैं। यानी चंदन जी जो लेखक के जो भाई हैं, भाई के बारे में सोच रहा है। लेखक सोच रहे हैं कि नहीं है, चंदन शराब से नहीं मरा, प्यार से मरा है। यानी प्यार का, मोहब्बत का जहर पी के वे मरा है। माना कि उन्होंने ज़िंदगी को शराब खाना बना लिया था, लेकिन फिर भी उनके चारों ओर मोहब्बत का समुद्र ना होता तो क्या वे मरते? इसी एक प्रश्न चिन्ह के साथ यहाँ उपन्यास समाप्त हो जाता है। चंदन तो मर जाता है, मगर उसका प्यार, उसके सबके साथ व्यवहार जिंदगी भर सभी लोग याद रहे। इस तरह से वे जीवन जीते हैं। मगर फिर भी यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि चंदन जो है
एक नन्ही सी कली या एक नन्हा सा चिड़िया जो उसकी गलती ना होते हुए भी वहाँ उस गलती को भुगतता है। वो अपने आप को कुछ न समझ में आते हुए भी जो दूसरों की भलाई के लिए, यानी अपनी ज़मींदारी और अपने जायदाद और अपने आप को बचाने के लिए, इधर भावना जी ने उन्हें बिगाड़ दिया और इधर पिताजी ने उन्हें बिगाड़ दिया। तो यह बात लेखक इस उपन्यास के ज़रिए हम सब लोगों को बताना चाह रहे थे। तो यहीं पर यह उपन्यास पूर्ण समाप्त हो जाता है और इसके मूल में 4 खंड है, मगर इसे मैंने 7 अंशों में इसे 8 अंशों में इसे मैंने बनाया है, 7 अंशों में। तो इन सभी अंशों को एक एक करके आप लोग देखिए और इसका हो सके तो मैं पूरे उपन्यास का सार एक छोटे से समय में उपन्यास का सार कहने का मैं और एक बार कोशिश करूँगा। तो आप लोग सभी लोग इसके जो PDF फाइल्स है उसे पढ़िए और ये वीडियोस देखिए और आपके पहला जो BSc 3rd सेम का आंगन में एक वृक्ष यहीं पर यह समाप्त हो जाता है। तो इसी के साथ मेरा आज का सत्र भी ख़त्म हो जाता है। तो आज के इस सत्र के साथ ही समाप्ति के साथ आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।